वेलकम गाइस, मैं आज आपके लिए लाई हूँ मूवीज बॉक्स पर एक ऐसी एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर एक ऐसी हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है कोल्ड। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे इससे ही आपके लिए आगे भी ऐसे ही मजेदार मूवीज लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे टापू की जहाँ पर बहुत से रहस्यमय विचित्र जीव रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1914 से, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। उस समय जिस आदमी का नाम फ्रेंड होता है उसे समुद्री जहाज से उस आइलैंड आर्कटिक सर्कल पर भेजा जा रहा होता है। फ्रेंड जो कि एक मौसम वैज्ञानिक है और उसे जिस आइलैंड पर भेजा जा रहा होता है वहाँ पर उसे 1 साल रहना होगा, ताकि वे उस टापू की मौसमी घटनाओं का निरीक्षण कर सकें और यहाँ की सभी जानकारियों को सरकार तक पहुँचा सकें। इस आइलैंड पर पहुँचने के बाद फ्रेंड का सारा सामान उस घर में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे 1 साल तक रहना होगा। उस घर की ओर आते समय वे देखते हैं कि वहाँ पर एक लाइट हाउस भी है और शिप का कैप्टन और फ्रेंड उस लाइट हाउस में जाते हैं। वहाँ पर पहले से ही एक आदमी रह रहा होता है जिसका नाम ग्रूनर होता है। शिप का कैप्टन उससे पूछता है कि उससे पहले जो वहाँ पर मौसम वैज्ञानिक था वो कहाँ है, क्योंकि उस शिप के कैप्टन को उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाना होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर रहते हुए 1 साल पूरा हो चुका होता है। इस पर ग्रूनर उसे बताता है कि उसे टाइफस हुआ था, जिससे वो बीमार हुआ और मर गया। इसके बाद शिप का कैप्टन वहां से जाने से पहले फ्रेंड को अपनी गन देकर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे इस टापू पर खतरा हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड को अगले 1 साल तक जिस घर में रहना होता है उस घर में आता है और वो वहाँ देखता है कि उससे पहले वहाँ पर जो मौसम वैज्ञानिक था उसकी यहाँ पर एक डायरी होती है और उस पर उसने एक चित्र बनाया होता है जो कि उसी लाइट हाउस का होता है जिसे उसने यहाँ से आने से पहले देखा होता है। और उसने इस डायरी में कुछ अजीब से क्रिएचर भी बनाए हुए होते हैं। फ्रेंड को इस बारे में कुछ समझ नहीं आता है और अगले दिन से वो उस टापू की मौसमी परिस्थितियों की जानकारी इकट्ठा करने में लग जाता है, जिसलिए वह यहाँ आया हुआ होता है। और रात को जब वो अपने कमरे में होता है तो उसे एहसास होता है कि उसके दरवाजे के बाहर कोई है, और जब वो दरवाजे के पास जाता है तो वो देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक हाथ आता है जो कि इंसान का नहीं होता है। इससे फ्रेंड डर के तहखाने में छुप जाता है और अगली सुबह वो जब अपने कमरे से बाहर आता है तो देखते हैं कि जमीन पर अजीब से जीवों के पैर के निशान बने हुए होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो ग्रूनर के पास जाता है, लेकिन ग्रूनर उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता और उसे कहता है कि तुम्हें भी शिप के साथ वापस चले जाना चाहिए था। फ्रेंड जानता था कि जिन क्रिएचर ने उस पर हमला किया था वो आज रात को फिर ऐसा करेंगे, इसलिए वो घर में आता है और घर के केबिन में पड़ी हुई राइफल मिलती है और उसके साथ ही कुछ बुलेट्स भी वहाँ पर होती हैं। और जैसे ही रात होती है वो क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं। वह उन पर कई गोलियां चलाता है पर वे तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए वे अपने कैबिनेट के चारों ओर आग लगा देता है। पर इससे उसके घर में भी आग लगना शुरू हो जाती है, इसलिए उसे अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। आग की वजह से सारे क्रिएचर वहाँ से भाग जाते हैं, इसलिए वे पत्थर के पीछे छुप जाता है और पूरी रात वहीं पे गुजारता है। अगली सुबह फ्रेंड देखता है कि ग्रूनर अपने लाइट हाउस से पानी भरने के लिए आ रहा है। वह उसका पीछा करता है, तभी एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। ये वही क्रिएचर होता है जो कि रात को उस पर हमला कर रहे होते हैं। ये एक फीमेल क्रिएचर होती है, लेकिन फ्रेंड उस पर गन तान देता है। तभी वहाँ पर ग्रूनर आ जाता है। ग्रूनर उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। वह उसे कहता है कि वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ग्रूनर उस क्रिएचर को अपने पास बुलाता है और वो उसके पास चली जाती है। अब ग्रूनर फ्रेंड को अपने साथ लाइट हाउस में रखने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड के पास हथियार और गोलियों के साथ ही खाने पीने का भी बहुत सा सामान होता है। ग्रूनर और फ्रेंड अब लाइट हाउस में चले जाते हैं। उनके साथ ही फीमेल क्रिएचर भी उनके साथ चलती है। ग्रूनर फ्रेंड को बताते हैं कि वो क्रिएचर उसके लिए एक पालतू कुत्ते की तरह है। एक बार इसने मुझ पर हमला किया था, लेकिन उस दिन के बाद मैंने इसे बहुत अच्छे से सबक सिखाया था। उसके बाद से इसने ऐसी कोई गलती दोबारा नहीं की है और अब मैं जो कहता हूँ वो वही करती है। इसके बाद फ्रेंड ग्रूनर से पूछता है, जब शिप यहाँ पर आई थी तो तुम यहाँ से दोबारा अपने घर पर जा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इस पर ग्रूनर कहता है कि अब यही मेरा घर है और मैं यहाँ मर्जी का मालिक हूँ। मैं यहाँ से कभी भी जाना नहीं चाहता, और जाता भी कहाँ, उस दुनिया में जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। उस पर फ्रेंड उसे कहता है कि तुम यही रहो
पर मैं यहाँ से गुजरने वाले किसी शिप को सिग्नल दे दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। इस पर ग्रूनर उसे कहता है कि कमर्शियल जहाजों के जाने का इलाका नहीं है, यहाँ से तुम अब 1 साल पूरा होने के बाद ही निकल पाओगे, जब शिप का कैप्टन तुम्हें यहाँ लेने आएगा। और इसी के साथ ग्रूनर उसे ये बताता है कि जो यहाँ क्रेचर है वे रात को ही हमला करते हैं, वे दिन में कभी भी नहीं आते हैं और थोड़े ही समय में रात हो जाती है। और ग्रूनर अपने हथियारों के साथ लाइट हाउस के बाहर तैनात हो जाता है। तभी वे फीमेल क्रेचर जो उनके साथ रह रही होती है वे लाइट हाउस की छत पर जाकर अलग सी आवाजें निकालने लग जाती है, मानो वह रो रही हो। तभी समुद्र में रहने वाले सी क्रेचर लाइट हाउस को आना शुरू कर देते हैं और लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। तभी ग्रूनर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और वह फ्रेंड को भी ऐसा करने के लिए कहता है, पर फ्रेंड ऐसा नहीं कर पाता और इतनी वायलेंस देखकर वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद ग्रूनर अकेला उन क्रेचर को मारना शुरू कर देता है। सुबह होते ही ग्रूनर फ्रेंड को गुस्से से उठाता है और उसे कहता है कि अगर उसे इस लाइट हाउस पर रहना है तो उसे उसका कहना मानना होगा और मैं जो कहता हूँ वह करना होगा। उसके बाद ग्रूनर फ्रेंड को पानी लेने के लिए भेज देता है और फ्रेंड जब पानी लेकर वापस लाइट हाउस की ओर आता है वे देखते हैं कि ग्रूनर उस फीमेल क्रेचर के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। ये देखकर वे बहुत हैरान होता है पर वे उसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद वे जब खाना खा रहे होते हैं तब ग्रूनर फ्रेंड को कहता है कि आज तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुम्हें मेरे साथ आज रात को उन क्रेचर को मिलकर मारना होगा। और जब रात होती है तब फ्रेंड भी ग्रूनर के साथ उस क्रेचर को मारने में उसका पूरा साथ देता है और पूरी रात को उन क्रेचर को मारता है। और अब उनका जीवन और दिनचर्या धीरे धीरे इसी तरह गुजरना शुरू हो जाता है। हालांकि वे दोनों साथ रहते हैं पर इनके बीच में दोस्ती जैसा कुछ नहीं होता है और इसी तरह बहुत सा वक्त बीत जाता है और उसके बाद भी क्रेचर उन पर हमला नहीं करते हैं। उस पर फ्रेंड ये बताता है कि क्रेचर को अब समझ में आ गए कि हमें वह नहीं हरा सकते। इस पर ग्रूनर उसे कहता है कि नहीं, वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं क्योंकि वे जानवर हैं, वह जल्दी हम पर हमला करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड के मन में उस फीमेल क्रेचर के लिए मन में दया का भाव आने लगता है, इसलिए फ्रेंड उसे अनेरिस नाम देता है। अब बहुत दिन हो चुके होते हैं जब उन पर क्रेचर ने हमला नहीं किया होता है, इसलिए अब वह लापरवाह हो गए होते हैं। और एक रात जब वे बियर पीते हुए चेस खेल रहे होते हैं उस दिन वे लाइट हाउस की लाइट ऑफ करना भूल जाते हैं। उसी समय बहुत सारे क्रेचर उन पर हमला कर देते हैं। तभी ग्रूनर और फ्रेंड मिलकर उनका सामना करते हैं। उस हमले में ग्रूनर का पैर जख्मी हो जाता है। अगली सुबह वे फीमेल क्रेचर जिसका नाम अनेरिस रखा होता है वे ग्रूनर का पैर चाटती है। उस क्रेचर के सलाइवा में ऐसे तत्व होते हैं जिससे उसका पैर ठीक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनेरिस और फ्रेंड एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड इस टापू से निकलना भी चाहता है। तभी वे क्रेचर उसे एक नाव तक ले जाती है। फ्रेंड उस नाव के बारे में ग्रूनर को बताता है। इस पर ग्रूनर उसे बताता है कि उस नाव के बारे में उसे पता था, कुछ समय पहले ही कुछ पुर्तगाली यहाँ आए थे। साथ ही उनकी नाव में बहुत सारा डायनामाइट भी था। पर रात में उन लोगों पर क्रेचर्स ने हमला किया और उनका जहाज उस हमले में डूब जाता है। अब अगले दिन जब एनाइरिस पानी में होती है तब फ्रेंड भी वहाँ पर होता है और वह भी उसके साथ कपड़े उतारकर पानी में नहाना शुरू कर देता है। ग्रूनर सब देख रहा होता है। वह उन दोनों के बीच की बढ़ती हुई नजदीकी देखकर खुश नहीं होता है और जब फ्रेंड लाइट हाउस में पहुंचता है ग्रूनर उसे कहता है कि हमें जहाज के मलबे में डायनामाइट को ढूंढना चाहिए। और जब वे दोनों कश्ती से उस जगह पहुंचते हैं तब फ्रेंड एक लोहे का भारी सूट पहन लेता है जिससे उसे पानी की गहराई में ऑक्सीजन लेने में मदद मिल सके। ग्रूनर को जब तक ऑक्सीजन का पंप चलाते रहना होगा जब तक वे अंदर है। जाते समय फ्रेंड ग्रूनर को कहता है कि जब मैं 3 बार रस्सी खींचूं तो समझ लेना कि मुझे मदद की जरूरत है और तुम मुझे ऊपर खींच लेना। इसके बाद फ्रेंड पानी की गहराई में चला जाता है। उसके बाद फ्रेंड एक एक करके डायनामाइट के बक्से ऊपर बोट में पहुंचा देता है। तभी जो क्रेचर उन पर रात में हमला करते हैं उनके बच्चे वहाँ आ जाते हैं और फ्रेंड के साथ खेलने लगते हैं। ये देखकर फ्रेंड घबरा जाता है और 3 बार रस्सी खींचता है पर ग्रूनर उसे जानबूझकर ऊपर नहीं खींचता। फिर ये देखकर फ्रेंड खुद उस भारी सूट को खोलकर अपनी जान बचाकर जैसे तैसे ऊपर आ जाता है। उसके बाद वह डायनामाइट लेकर लाइट हाउस पहुंचते हैं और उसे लाइट हाउस के चारों ओर बिछा देते हैं पर वे क्रेचर उस रात उन पर हमला नहीं करते हैं। इसके साथ ही इस टापू पर अब धीरे धीरे ठंड बढ़ना भी शुरू हो जाती है। चारों तरफ बर्फ होती है और ग्रूनर किसी भी तरह उन क्रेचर्स को मारना चाहता था। रात भर वह जैक को पकड़कर रखता है जिसे खींचते ही उन डायनामाइट में धमाका होना था पर क्रेचर उन पर हमला नहीं करते हैं। इस बात से ग्रूनर गुस्सा होता है और एनेरिस को ऊपर लेकर जाता है और उसे अपने साथियों को बुलाने के लिए कहता है। उसके साथ एनेरिस रोना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में बहुत सारे क्रेचर्स लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड किसी तरह उस जैक
तक पहुंच जाता है, जिसे खींचते ही लाइट हाउस के चारों तरफ लगे डायनामाइट में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बहुत सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं। अगले सुबह फ्रेंड देखता है कि उनके साथ रह रही फीमेल क्रिएचर भी वहां से अपने साथियों के साथ जा चुकी होती है। उसके बाद फ्रेंड किनारे की तरफ जाता है और पत्थर से एक गोला बनाता है और उसके बीच में एक हड्डी से बनी हुई नाव को रखता है। और उसके बाद रात को एक क्रिएचर का बच्चा आता है और वो उस तोहफे को उठाता है। अगले ही पल वहाँ पर एनेरिस भी आ जाती है, उसके साथ बहुत सारे क्रिएचर भी होते हैं। उसके बाद फ्रेंड को एहसास होता है कि ये लोग जंग नहीं चाहते बल्कि शांति चाहते। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है जो कि ग्रूनर ने चलाई होती है। उसके बाद ग्रूनर अनेरिस को कमांड देता है कि अंदर जाओ, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानती। उसके बाद फ्रेंड उस बच्चे को तोहफा दे ही रहा होता है, तभी फिर गोली चलने की आवाज आती है और उस बच्चे को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वे सारे क्रिएचर फिर से पानी में चल जाते हैं और उनके बीच में जो संधि होने वाली थी वे भी टूट जाती है। फ्रेंड को इस बात से गुस्सा आता है, वे लाइट हाउस में जाता है और फिर फ्रेंड और ग्रूनर में झगड़ा होने लगता है। तभी ग्रूनर एक कुल्हाड़ी उठा लेता है और इससे पहले कि फ्रेंड को मारता, वह ग्रूनर के उसके असली नाम से बुलाता है और कहता है कि एंडा विगलेट, तुम हत्यारे नहीं हो। दरअसल वे वही मौसम वैज्ञानिक होता है जो कि वहाँ पर मौसम निरीक्षण के लिए 1 वर्ष पहले आया होता है और खुद अपने लिए उसने शिप के कैप्टन से कहा होता है वे टाइफस से मर गया, परंतु वे जिंदा होता है। और अब जब फ्रेंड ग्रूनर के असली नाम से उसे बुलाता है, वे कुल्हाड़ी को छोड़ देता है और उसके बाद लाइट हाउस से बाहर आने लगता है। उसके बाद वे सारे क्रिएचर मिलकर ग्रूनर को खत्म कर देते हैं। यहाँ अब इस टापू पर फ्रेंड अकेला ही बचा होता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं और अब फ्रेंड का 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट का समय भी पूरा हो चुका होता है। इसलिए शिप का कैप्टन फ्रेंड को यहाँ पे लेने आता है और उसके साथ एक नया मौसम वैज्ञानिक भी होता है जो फ्रेंड की जगह यहाँ पर काम करेगा। लेकिन वह लोग फ्रेंड को ग्रूनर समझते हैं क्योंकि अब उसका हुलिया अब उसी की तरह हो चुका होता है। उसके बाद फ्रेंड उन्हें सच्चाई नहीं बताता और उनके पूछने पर कि फ्रेंड कहाँ पर है तो वे वही जवाब देता है जो ग्रूनर ने 1 साल पहले दिया होता है। वे खुद ही नहीं कहते हैं कि फ्रेंड टाइफाइड से मर गया। इसका मतलब ये था कि फ्रेंड भी अब वहाँ से जाना नहीं चाहता था। वे जिस शांति के लिए यहाँ आया था वे शांति उसे मिल चुकी होती है। और उसके बाद शिप का कैप्टन टापू की तलाशी लेने के लिए कहता है और अगली ही पल एनेरिस को एक चट्टान पर से कूदते हुए दिखाया जाता है। इससे ही पता चलता है कि फ्रेंड और एनेरिस बहुत करीबी और अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। अब ये दोनों मिलकर यहाँ पर खुशी से रह रहे होते हैं। न ही इस टापू पर पहले की तरह कोई कत्लेआम हो रहा होता है और पूरे टापू पर शांति होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।